जय हिंद दोस्तों। हम बात कर रहे थे राजस्थान के इतिहास की और राजस्थान के इतिहास में भी हमने मेवाड़ रियासत के बारे में जानकारी लेना शुरू किया था। और मेवाड़ रियासत के बारे में हम पिछले 7-8 वीडियो में देख चुके हैं कि किस प्रकार का मेवाड़ का शासन कार्य चल रहा था और किस प्रकार जो है शासन कार्य वहां पर अलग अलग शासकों के द्वारा किया गया था और कौन कौन से जो काम है वो किए गए थे। तो इसके पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कैसे जो मोकल होते हैं वो शासक बनते हैं, रणमल को इनका संरक्षक नियुक्त किया जाता है और रणमल जो है वो अपने हंसाबाई को एक वचन देने के बाद में रणमल क्या चुंडा जी जो है वो हंसाबाई को वचन देने के बाद में मोकल को शासक बनाते हैं। मोकल को शासक बनाने के बाद में जो हंसाबाई है उन पर बहुत ज्यादा शक करती हैं। शक के कारण जो स्वाभिमानी चुंडा होते हैं वो मालवा के सुल्तान के पास चले जाते हैं और मालवा के सुल्तान के पास जब रणमल चले जाते हैं, चुंडा चले जाते हैं, तो इसके बाद में हंसाबाई अपने भाई यानी कि रणमल को मारवाड़ से बुला लेती हैं। जब मारवाड़ से वो रणमल को बुला लेती हैं तो रणमल को मोकल का दूसरा संरक्षक नियुक्त किया जाता है और हमने देखा था कि किस प्रकार मोकल शासक बनते हैं। मोकल जब शासक बनते हैं तो उसके बाद में रणमल यहाँ से चले जाते हैं और रणमल के जाने के बाद में यहाँ पर आक्रमण होता है गुजरात के शासक अहमद शाह का। अहमद शाह जब आक्रमण करते हैं तो उस टाइम वो मोकल जो है जिलवाड़ा नामक स्थान पर उनके सामने काउंटर करने के लिए जाते हैं और इसके बाद में मोकल के ही जो सेनापति या फिर उनके सेना में जो लोग थे उनमें से नाम था चाचा मेरा और महपा पंवार। उन्होंने मोकल की हत्या कर दी थी, जिसके बाद में वहां पर कुंभा भी मौजूद था और कुंभा को किसी तरह से निकालकर वहां से चित्तौड़गढ़ ले जाया जाता है। चित्तौड़गढ़ ले जाने के बाद में वो हंसाबाई के पास में जाता है और हंसाबाई वहां से अब रणमल को वापस बुलाती है कि भाई जी आप आइए और यहाँ पर जो है कुंभा का भी आपको यहां पर आपको कुंभा का भी संरक्षक बनना पड़ेगा। तो जब रणमल को यहां से मारवाड़ से बुलाया जाता है तो आज हेडिंग डाल लीजिए, आज हम बात करने वाले हैं कुंभा के बारे में। महाराणा कुंभा, महाराणा कुंभा, आज हम बात करेंगे कुंभा के बारे में। तो कुंभा के सबसे पहले देखते हैं कि इनका काल क्रम क्या था। तो कुंभा 1433 से लेकर 1468 ईस्वी तक शासक बने रहते हैं और इनके माता पिता के बारे में आपने पिछले वीडियो में भी देखा था और आज अगर आपने नहीं देखा है पिछले वीडियो तो वो देख लीजिए और एक बार आप रिवीजन की तरह देख लीजिए कि इनके पिता जो थे उनका नाम था मोकल और इनकी माता का नाम था सौभाग्यवती परमार और इनके संरक्षक के रूप में बुलाया जाता है, इनके संरक्षक के रूप में बुलाया जाता है रणमल को। रणमल जो कि मारवाड़ के थे, रणमल को बुलाया जाता है। रणमल मारवाड़ के शासक थे और अब जब ये रणमल यहां पर आते हैं तो इनके पिता यानी कि मोकल को जो मारने वाले थे चाचा मेरा और महपा पंवार जो कि मालवा के सुल्तान के पास चले जाते हैं। महमूद शाह वहां का शासक हुआ करता था। अब जब मालवा के सुल्तान के पास चले जाते हैं तो इनको ये मोकल रणमल कहता है कि आप हमारे लोगों को वापस भेज दीजिए, चाचा मेरा और महपा पंवार को, चाचा और महपा पंवार को देने की बात करते हैं रणमल। महपा पंवार, महपा पंवार इनको वापस देने की बात करते हैं रणमल, लेकिन जो महमूद है वो इनको वापस नहीं देता है। तब रणमल जो है इनको किसी तरह से खोज कर इनको मारता है। चाचा और मेरा इसमें मारे जाते हैं, लेकिन महपा पंवार जो है वो किसी भी तरह से भागकर यहां से निकल जाते हैं और ये नहीं मारे जाते हैं। और इसके बाद में आप यहां पर सोच के देखिए कि रणमल जो है वो मोकल की हत्या का बदला ले रहा है और सहायता कर रहा है कुंभा की। कुंभा की जब ये सहायता करेगा तो सीधी सी बात है कि कुंभा पर इसका सीधा सा नियंत्रण रहेगा, कुंभा इसके नियंत्रण में ही शासन कार्य करेगा। तो जब ये रणमल है तो इसने जब चाचा मेरा महपा पंवार, चाचा और मेरा को जब मार दिया था तो रणमल ऐसे अपने बहन यानी कि हंसाबाई को कहता है कि बहना अब मोकल की हत्या का बदला लिया जा चुका है और अब मैं मारवाड़ जाना चाहता हूं, क्योंकि मारवाड़ पर इसका खुद का शासन था और मारवाड़ रियासत जिसकी राजधानी मंडोर हुआ करती थी, यह कहता है कि मैं मारवाड़ जाना चाहता हूं। लेकिन जब हंसाबाई इनको कहती हैं कि भाई जी आप जब पिछली बार गए थे जब रणमल पर आक्रमण हो गया था, मोकल पर आक्रमण हो गया था गुजरात के महमूद शाह का, तो अब की बार अगर आप यहां से निकले और किसी और ने अगर आक्रमण कर दिया तो दिक्कत हो जाएगी। तब ये रणमल को कहते हैं, रणमल को हंसाबाई कहते हैं कि आप यहीं पर रुक जाइए। तब रणमल कहते हैं कि नहीं नहीं, मेरा खुद का शासन कार्य है वहां पर, तो मेरे सारे परिवार वाले भी वहां हैं, मैं यहां रहकर क्या करूंगा। तब हंसाबाई इनको कहती है कि
आप उनको ही यहाँ क्यों नहीं बुला लेते, अपने भाई भतीजा सारा को इधर ही बुला लेते हैं, यहाँ पर रहते हैं और यहीं से शासन कार्य करते हैं। तब रणमल भी सोचता है यार कहाँ अपना मारवाड़ जोधपुर वाला क्षेत्र, वहां पर रेगिस्तानी जो इलाके हैं वहां पर पानी की भी किल्लत रहती है और रेगिस्तान में होने के कारण वहां पर इतनी अच्छी ज्यादा फसल भी नहीं होती। तो रणमल सोचता है कि यार मेवाड़ यहाँ पर नदी नालों का इलाका है, बरसात भी अच्छी होती है, फसल भी अच्छी होती है, माहौल भी अच्छा रहता है, हरियाली भी है। तो ये रणमल सोचता है कि क्यों ना अपन भी यहीं रहे। तब रणमल इनको मैसेज करता है, यहाँ मारवाड़ में जो इसके भाई भतीजे वगैरह रहते थे ना, जो बहुत सारा परिवार था, इसका बहुत बड़ा परिवार था। तो रणमल इनको मैसेज भेजता है इधर से कि आप सारे अपना बोरिया बिस्तर बांध के इधर मेवाड़ ही चले आओ। तो रणमल के जो लोग थे वो सारे मेवाड़ की तरफ आ जाते हैं। अब मेवाड़ में आने के बाद में मेवाड़ में इधर मारवाड़ के भी लोग आ गए और मेवाड़ में चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में जो कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो कि उस टाइम राजधानी हुआ करता ना, तो उसमें जो मेवाड़ के लोग भी रहते थे और मारवाड़ के लोग भी रहते थे। मेवाड़ और मारवाड़ दोनों तरफ के लोग रहने लगे इस बात में। तो जब इस प्रकार ये दोनों जब लोग रहने लगे तो मेवाड़ का जो दरबार था उस दरबार में एक तरह से गुटबाजी होने लगी, क्योंकि रणमल जो है पूर्ण रूप से ये जो है ना मेवाड़ का शासन कार्य है ना उस पर पूर्ण रूप से अपना नियंत्रण काबिज करना चाहता था। ये सारे काम अपने खुद ही करता था और कुंभा को ज्यादा कुछ देता नहीं था, अधिकार वगैरह कुछ ये नहीं देता था। तो इसमें जब ये यहाँ पर इस प्रकार की गुटबाजी होने लगी थी और मारवाड़ वाला जो खेमा था उसका तो नेता था रणमल, सीधी सी बात है, इसने अपने भाई भतीजे वगैरह को बुलाकर, ये खुद नेता था उनका। और ये जो मारवाड़ वाला है, इसके मेवाड़ वाला है, इसके जो नेता हुआ करते थे उनका नाम था राघव देव। अब इन राघव देव के बारे में देखिए कि ये राघव देव कौन थे। राघव देव हमने देखा था कि चुंडा जी जो थे ना, लाखा के पुत्र जो थे, चुंडा जी के ही भाई थे राघव देव। ये चुंडा तो जब चले जाते हैं मालवा, और ये राघव देव जो हैं ये अपने यही मेवाड़ में ही रहते हैं। अब जब राघव देव मेवाड़ में रहते हैं और ये मेवाड़ में इस प्रकार का जो रणमल का हस्तक्षेप देखते हैं, तो राघव देव इन चुंडा जी को रणमल को कहते हैं कि अतिथि कब जाओगे, बहुत दिन हो गए आपको आए हुए, अब तो जाना चाहिए, आपको मेवाड़ जाना चाहिए वापस। मारवाड़ पर कितने एक दिन, मेवाड़ पर कितने एक दिन रहोगे, आपको अपने मारवाड़ जाना चाहिए। तब ये बात जो है वो रणमल को बुरी लगती है, क्योंकि यहाँ पर ये शासन कार्य को पूर्ण रूप से इनडायरेक्टली तो इसका अधिकार था ही, तो ये पूर्ण रूप से इस पर अधिकार किए हुए था। तो इसके बाद में ये बात जो है वो रणमल को थोड़ी अच्छी नहीं लगी। तो ऐसा होता है कि ये रणमल जो है इस पर एक तरह से दुश्मनी की तरह ले लेता है इस बात को, क्योंकि रणमल को यहां से जाना तो नहीं था, लेकिन रणमल को जब ये राघव देव कहता है, तो ये जो रणमल के यहाँ पर लोग आए हुए थे ना, इसके भाई वाले भाई भतीजा वगैरह लोग आए हुए थे ना, तो ये जो है रणमल इनको इशारा करता है कि आज शाम को इसका सलटारा करना है। ये बहुत ज्यादा बोलने लग गया, अब इसको किसी भी तरह से इसका काम तमाम करना है। तो इसके जो भाई भतीजे होते हैं वो इस रणमल के जो भाई भतीजे होते हैं या फिर रणमल के साथ में जो भी आए हुए थे ना मारवाड़ वाले, वो मारवाड़ वाले जो हैं वो राघव देव को एक दिन मार देते हैं। और ये राघव देव चुंडा जी के भाई थे, ठीक है ना, चुंडा के भाई थे, भाई चुंडा के भाई राघव देव को रणमल मरवा देता है, जो कि मेवाड़ खेमे के नेतृत्व कर रहे थे। तो इसके बाद में जब चुंडा के भाई राघव देव को मारा जाता है और रणमल का अब कोई विरोध करने वाला भी नहीं बचा, क्योंकि चुंडा के भाई जो राघव देव थे वो इनका विरोध कर रहे थे, वो भी अब मारे जा चुके हैं, तो इनका विरोध करने वाला कोई था नहीं। तो अब ये रणमल जो है वो इस पर हस्तक्षेप में और भी ज्यादा वृद्धि कर देते हैं। और इसके बाद में होता यूं है कि एक दिन होता यूं है कि ये जो रणमल है, ये इनकी एक मेवाड़ में एक गर्लफ्रेंड भी थी रणमल की, ठीक है ना। ये रणमल की एक प्रेमिका थी, प्रेमिका जिसका नाम था भारमली। रणमल की एक प्रेमिका थी जिसका नाम था भारमली। एक दिन जब रणमल, आपको पता है कि डाक की तरह का आदमी था, बहुत ही खतरनाक शरीर का था, 6.5 फीट इसकी हाइट थी।
तो जब ये भारमली के पास में जब ये जाता है तो भारमली एक दिन, ये जो रणमल है बहुत ज्यादा नशेड़ी भी था, एक दिन 2-4 पेग मार के भारमली के पास जाता है और भारमली को बोलता है कि तू बहुत ही जल्द मेवाड़ की रानी बनने वाली है। तब भारमली कहती है ये क्या कह रहे हो आप, मेवाड़ का राजा तो कुंभा बना बैठा है, मैं रानी कैसे बनूंगी। तो ये रणमल जो है उस दिन नशे में था और भारमली को पूछता है कि देख एक बात बोल रहा हूं किसी को कहना मत। तब भारमली कहती है कि आपकी सौगंध मैं किसी को नहीं कहूंगी। तब ये रणमल जो है ये भारमली को ऐसा कहता है कि ये जो मेवाड़ में जो कुंभा बैठा है ना, इसको बहुत जल्द सल्टाने वाला हूं मैं, इसको मैं मारने वाला हूं। ऐसी बात जब भारमली सुनती है, भारमली मेवाड़ की रहने वाली थी, तो ऐसी बात जब भारमली सुनती है तो भारमली अपने प्रेम से ज्यादा महत्व देती है देशभक्ति को। अब जब देशभक्ति को ये महत्व देती है और जब भारमली को इस प्रकार की बात का पता चलता है तो भारमली जाकर जो हंसाबाई हैं उनको बता देती हैं कि रणमल जो है वो ऐसा ऐसा करने वाला है और ये कुंभा को मारने वाला है। जब भारमली की बात जब हंसाबाई को पता चलती है तो हंसाबाई को पहले से ही डाउट था कि कुंभा ये रणमल कुछ ना कुछ गड़बड़ करने वाला है। जब भारमली से यह बात इनको पता चलती है तो उनको इस बात पर पूरा विश्वास हो गया था कि रणमल कुछ ना कुछ गड़बड़ करने वाला है। अब जब इन हंसाबाई ने भी सोचा कि रणमल को कैसे ही करके मार दिया जाए, लेकिन जब इस प्रकार के हट्टे कट्टे शरीर को मारे कौन, दिक्कत ये थी, इसकी बात तो हंसाबाई मान लेती है कि हम मार देते हैं, रणमल को मार देंगे, क्योंकि जिसके बाद में कुंभा अपना शासन बना रहेगा। तो इसके बाद में जब रणमल को मारने की योजना बनाई गई कि इसे मारा कैसा जाए, इसे मारे कैसे, तब जो भारमल ये दारू पीता था, आपको पता ही है, मदिरा का सेवन करता था। तब भारमली को किसी प्रकार से इन्होंने बहला फुसलाकर इन्होंने राजी किया था कि भारमली तुझे जो है अपने मेवाड़ की रक्षा करने के लिए एक और काम करना पड़ेगा। भारमली कहती है कि बताओ क्या करना पड़ेगा। तो इसी प्रकार जब भारमली को कहा जाता है कि तुझे रणमल को मारने के लिए हमारी सहायता करनी पड़ेगी, तो इस प्रकार जब कहा जाता है भारमली को, तो भारमली एक बार तो नहीं राजी होती है, लेकिन उसके बाद में कहा जाता है कि वो देशभक्त थी भारमली, इसीलिए तो उन्होंने भारमली की ये रणमल की बात जो थी वो हंसाबाई को बताई थी। लेकिन जब देश प्रेम से भारमली प्रेरित होती है और ये जो है योजना बनाते हैं कि अब रणमल को मारा कैसे जाए, तब भारमली को कहा जाता है कि तू जब आज ये रणमल जब आए ना घर पर, तो रणमल को इतनी ज्यादा दारू पिला देनी है कि ये बहुत ज्यादा ऐसे मस्त होकर सो जाए, उसके बाद में हम इसको काम तमाम कर देंगे। क्योंकि भारी शरीर था, 6.5 फीट का आदमी, कौन इसके सामने जाकर टक्कर ले भाई, 6.5 फीट का ऐसे हाथी की तरह दिखता था, ठीक है ना। तो इसे मारने के लिए किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही थी, सीधी सी बात उस टाइम ऐसी थी। तब भारमली को कहा जाता है और भारमली जो है वो रणमल को एक दिन जब ये रणमल घर पर आता है तो इसको एक बोतल खोल के देती है दारू की, ठीक है ना, दारू की बोतल खोल के देती है और रणमल एक बोतल सारी गटका गया। रणमल बोल रहे हैं कि आज यार ये क्या हो रहा है, तू हमेशा तो कहती है दारू मत पिया करो और आज तू खुद बोतल खोल के दे रही है। ये साला एक बोतल पी गया, उसके बाद में कुछ असर नहीं हो रहा है, इतना भारी शरीर साले के एक बोतल का क्या फर्क पड़े इसके। तो ये वो यहाँ पर ये बेहोश नहीं हो रहा था, तो भारमली जो है एक बोतल और खोल के देती है कि एक और पी लो। तो उसके बाद में जब इसको 2-4 बोतलें पिलाकर इसको बहुत ज्यादा इसे नशे में डाल के अंततः इसको जो है बेहोश कर दिया जाता है। और इसे जब ये बेहोश हो जाता है या फिर नशे में पूर्ण रूप से अचेत हो जाता है नशे में, तो इसको क्या किया जाता है कि एक चारपाई पर बांधा जाता है। पहले तो चारपाई पर बांधा जाता है, अब ये नशे में है पूरी तरह, फिर भी इन लोगों को डर लग रहा है कि कहीं डाकी खड़ा ना हो जाए, तो इसको क्या है कि चारपाई पर बांधा जाता है। पहले हाथ बांधे जाते हैं, पैर बांधे जाते हैं, उसके बाद में एक जो बंदा है इसकी छाती पर चढ़कर ऊपर से चाकू मारता है। जब ऊपर से चाकू मारता है छाती पर, तो ऐसा बताते हैं कि ये जो रणमल है उस टाइम जो होश आ गया था, ऊपर से जो चाकू मार रहा है, तो जब इसको हाथ और पैर बंधे हुए थे फिर भी इसका जो शरीर जो है, पैर जो होते थे वो चारपाई से कुछ नीचे ही रहते थे, ये 6.5 फीट का, तो 4 पाई से जब पैर इसके नीचे रहते थे, तो रणमल जो है जो इसके छाती पर बैठकर इसके चाकू जो मार रहा था, तो उसको सीधे से लेकर दीवार से भिड़ा देता है और उसकी मृत्यु कर उसको मार देता है वहीं पर। तभी जो ये मेवाड़ वाले यहाँ पर खड़े थे ना,
मेवाड़ वाले जो लोग थे उनमें इस टाइम चुंडा भी वापस आ चुके होते हैं। चुंडा जी को हंसाबाई वापस बुला लेती हैं। इस टाइम जब रणमल को मार रहे होते हैं तो उस टाइम चुंडा वापस आ चुका होता है। हंसाबाई इनको संदेश भिजवाकर बुलवा लेती है कि हमारे यहाँ पर मेवाड़ में बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई है और आप क्या रीस करके चले गए, नाराज इतना ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, कैसे ही करके बेला फुसला कर या फिर इनको राजी करके वापस बुला लिया जाता है। अब जब चुंडा और वगैरह यहाँ से मेवाड़ के जो अन्य लोग थे वो सारे लोग मिलकर रणमल को कैसे ही करके यहाँ से मार देते हैं। अब जब रणमल की जिस टाइम हत्या हो रही थी या फिर रणमल को जिस अलग महल से मारा जाता था तो उस टाइम आपको पता है कि मारवाड़ वाले लोग भी यहां पर आए हुए थे। तो इसमें जो रणमल का जो एक पुत्र था जिसका नाम था, रणमल का एक पुत्र भी था जिसका नाम था जोधा। रणमल का पुत्र जोधा भी यहां पर था, ठीक है ना। रणमल का पुत्र जिसका नाम था जोधा, ये जोधा भी यहाँ पर आया ही हुआ था। जोधा और सारे ये जो जब रणमल की हत्या की जा रही थी तो ये जोधा वगैरह जो सारे लोग थे ना, मारवाड़ वाले जो भी आए हुए थे, ये सारे लोग संगीत सुन रहे थे आराम से, अपना शाम का टाइम था, दारू वारू पी रहे थे, एकदम डांस में मस्त थे। तो उसी टाइम इन मेवाड़ वालों की सारों की ये प्लानिंग था कि सारे मारवाड़ वाले जो भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं आज सारों का काम तमाम करना है, किसी को नहीं छोड़ेंगे। तो जब जोधा जब यहाँ पर संगीत सुन रहा होता है तो उसके बाद में जब ये महफिल में बैठे होते हैं तो वहां पर जो संगीतकार होता है एक, तो उस संगीतकार को पता चल जाता है कि ये जो रणमल है उसकी हत्या की जा चुकी है या फिर हत्या हो रही है। तब वो जो है अपने एक गीत जब गा रहा था तो उसी गीत के माध्यम से एक ऐसे लिखता है कि जोधा भाग सके तो भाग रणमल मारियो जाए, जोधा भाग सके तो भाग, जोधा भाग सके तो भाग रणमल मारियो जाए, रणमल मारियो जाए। अब जब ये बात कहता है जोधा भाग सके तो भाग रणमल मारियो जाए, इस प्रकार की बात जब जोधा को पता चलती है तो जोधा हाथ में चप्पल लेकर वहीं से रवाना मारवाड़ की तरफ रवाना हो जाता है। भाई अब जब किसी के पीछे मारने के लिए पूरी सेना लगी हुई हो तो इतना तेज भागा जाता है कि हवा से भी तेज भागे, मन की हवा से भी तेज भाग सकता है आदमी। तो इसके पीछे जब सेना भाग रही थी तो ये जो जोधा जी हैं ये वहां से भागते हैं, पीछे ही मुड़ के नहीं देखा था, भाग रहे थे, बुरी तरह से भाग रहे थे। तो ये जब भागते 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 अपने बीकानेर का एक क्षेत्र पड़ता है काउनी, बीकानेर में एक जगह पड़ती है काहुनी, वहां पर आकर पीछे देखते हैं कि बेरी आ तो नहीं रहे पीछे। काहुनी बीकानेर का एक क्षेत्र पड़ता है, वहां पर आकर जोधा देखता है कि कहीं आ तो नहीं रहे और यहां पर ये जोधा जो आकर है शरण लेता है। काहुनी में जब जोधा शरण लेता है तो उसके बाद में ये जो कुंभा जी जो थे उसके नेतृत्व में, कुंभा तो इतना ज्यादा सक्षम नहीं थे लेकिन उस टाइम जो ये है जिन कुंभा के जो चुंडा जी जो हैं, चुंडा जी जिनको रणमल हंसाबाई ने वापस बुला लिया था, जो चुंडा जी जो है वो मंडोर पर अधिकार कर लेते हैं, जो कि मारवाड़ की उस टाइम राजधानी रहा करती थी। मंडोर पर अधिकार कर लेते हैं और यहाँ पर ये कावनी गांव में शरण लिए हुए हैं। अब यहाँ पर देखिए कि कहाँ जोधा का बाप जो कि रणमल, मेवाड़ और मारवाड़ दोनों रियासतों पर इसका डंका चलता था, सिक्का चलता था, इसका बहुत ज्यादा खौफ था यहाँ पर मेवाड़ और मारवाड़ दोनों जगह। और कहां ये जोधा जिसको मारवाड़ भी हाथ से चला गया और मेवाड़ से भी इनको भगा दिया गया, क्योंकि मारवाड़ की राजधानी हुआ करती थी मंडोर और मंडोर पर अधिकार कर लिया था उस टाइम चुंडा जी ने, ये मेवाड़ की सेना ने वहां पर मारवाड़ पर अधिकार कर लिया था। अब जब मारवाड़ की वहां पर अधिकार हो जाता है, मंडोर पर इन मेवाड़ वाले लोगों का अधिकार हो जाता है मंडोर पर, तब जब ये जोधा जो है कई बार अपनी सेनाओं का गठन करता है और कई बार सेनाओं को लेकर इस मंडोर पर अधिकार करता है, मंडोर पर अधिकार करने की जो सोच लेकर कई बार इस पर आक्रमण करता है, बहुत बार आक्रमण करता है, लेकिन मेवाड़ी सेना ने इनको मार मार कर वापस भगा दिया था। जैसे ही आक्रमण करता है फिर से सामने से आक्रमण होता है और इनको वापस भगा दिया था। एक बार जब ये अपनी सेना को लेकर मंडोर पर आक्रमण करता है तो बहुत ही ज्यादा यहाँ पर घायल हो जाता है और अपने खून से पूरा लथपथ हो जाता है। इसके बाद में जब ये मारवाड़ का आपको पता ही है कि क्षेत्र जो है वो सूखाग्रस्त क्षेत्र है, इतनी ज्यादा पानी की यहाँ पर व्यवस्था नहीं है, लेकिन जब मंडोर से ये जोधा वापस भाग रहा होता है तो यहाँ पर
इसको बहुत ज्यादा प्यास लग जाती है और ये इधर उधर घूमते हुए कोई भी नहीं दिखता है, लेकिन इसको एक यहाँ पर एक झोंपड़ी दिखती है जिसमें इसने सोचा कि झोंपड़ी में कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। जब मंडोर से भागकर ये वापस आ रहा होता है तो उनको एक झोंपड़ी मिली थी जिसमें जाकर ये पानी पीने के लिए कहता है। तब ये पानी पीने के बाद में जब ये यहाँ से वापस रवाना हो रहा होता है तो अपने राजस्थान में लोग बड़े दिलेर होते हैं, आपको पता ही है कि आए हो तो कुछ खा के ही जाना, ऐसे ही क्या भूखे जा रहे हो। तो उस जो झोंपड़ी में वहां पर एक महिला थी, जिस महिला ने इसको खीचड़ा खिलाया था। खीचड़ा समझ रहे हैं? नोट खीचड़ी, खीचड़ी अलग होती है, खीचड़ा अलग होता है, जो कि बाजरे से बनाया जाता है। वो खीचड़ा इनको खिला रहा होता है। अब बेचारा ये जोधा युद्ध से कहां भूखे मरते हुए आ रहा था, खीचड़े के सीधे ही उसके ऊपर काट के पड़ता है, बीच में सीधा हाथ डालता है तो हाथ इसका जल जाता है, हाथ को पीछे करता है। तब ये जो औरत यहाँ पर झोंपड़ी में थी वो औरत कहती है कि तू भी क्यों जोधा की तरह कर रहा है, सीधा बीच में जाकर। तब ये कहता है यार जोधा को जानते हो क्या आप? क्योंकि जोधा उस टाइम जो युद्ध से आ रहा था, ये औरत तो उस टाइम जानती नहीं थी कि ये जोधा है क्या, लेकिन ये कहती है कि क्या जोधा की तरह क्यों कर रहा है। तब ये कहते हैं कि जोधा ने, ये उस औरत से पूछता है कि जोधा ने ऐसा क्या किया जो आप उसका उदाहरण लेके बता रही हो। तब वो औरत कहती है कि जोधा बेवकूफ है साला, बीच में आक्रमण करता है, मंडोर पर सीधे आक्रमण करेगा तो मंडोर पर तो मेवाड़ की सेना सीधे बैठी है, वहां पर जाएगा तो मुंह की खानी पड़ेगी उसको। तो ये पूछता है कि जोधा को क्या करना चाहिए। तब जोधा ही पूछता है कि जोधा को क्या करना चाहिए, लेकिन तब ये औरत जो होती है वो बताती है कि मंडोर सेंटर में पड़ता है, तो इसको जो है बाहर के जो गांव हैं छोटे मोटे, इन पर कब्जा करना चाहिए, धीरे धीरे इनको कब्जा करने के बाद में मंडोर पर कब्जा करना चाहिए। इसके बाद में जब ये सीख जोधा को मिलती है तब मंडोर पर ये आक्रमण करता है, ठीक है। तो इसके बाद में इस प्रकार का जब संघर्ष चल रहा होता है, बहुत लंबा संघर्ष चलता है, तो इसी संघर्ष को खत्म करने के लिए बाद में जो है 1453 ईस्वी में एक संधि होती है जिसको कहते हैं आवल बावल की संधि। आवल बावल की संधि 1453 ईस्वी में एक संधि होती है जिसको कहते हैं आवल बावल की संधि। बावल की संधि, आवल बावल की संधि 1453 ईस्वी में होती है। अब हम देखते हैं कि संधि में क्या था। तो ये 1453 में जब संधि होती है आवल बावल की संधि, तो इसमें ऐसा होता है कि ये जो लोग होते हैं, ये दोनों, जोधा जी कहते हैं कि यार क्या हम पहले से ही तो रिश्तेदार थे ही, क्यों अब इतना ज्यादा खून खराबा कर दिया, अब संघर्ष को आगे बढ़ाने से कोई मतलब नहीं है। तो ऐसा करते हैं कि आपस में वापस से अपना संबंध सुधारते हैं और पिछली जो भी घटना हुई अभी तक उन सारों को भूल जाते हैं। तो इसके बाद में जब आवल बावल की संधि होती है तो इसमें ये दो नाम आपको देखने को मिल रहे हैं कि एक नाम है आवल और दूसरा नाम है बावल। आवल का अर्थ होता है, आवल एक झाड़ी होती है जो मेवाड़ क्षेत्र में मिलती है। मेवाड़ क्षेत्र में जो झाड़ी मिलती है उसका नाम था आवल। और अपने मारवाड़ क्षेत्र में एक बबूल का पेड़ होता है जिसे आम भाषा में किक्कर कहते हैं, किक्करिया कहते हैं, ठीक है ना। वो बबूल जो होता है उसको बावल कहते हैं, बावलिया भी बोलते हैं इसको। तो ये जो ऐसे कहते हैं कि ये जो जहां तक आवल के पेड़ हैं वहां तक मेवाड़ का अधिकार रहेगा, और जहां से बावल के पेड़ शुरू हो जाते हैं, मतलब बावलिया जो कि किक्कर के पेड़ शुरू हो जाते हैं, वहां तक मारवाड़ का शासक रहेगा, मारवाड़ का शासन कार्य रहेगा। तो जब ये देखा जाता है कि ये जो सीमा है वो कहां पर खत्म हो रही थी, तो इधर का जो ऊपर का क्षेत्र है यहां पर बावल थे, बावल, और नीचे का जो क्षेत्र था इधर आवल थे। और जो ये बीच की जो सीमा निर्धारित की गई थी, ये जो सीमा थी वो सीमा पड़ती है सोजत, सोजत जो कि पाली की एक जगह पड़ती है सोजत, वहां पर ये सीमा पड़ती है। यहां से आवल शुरू हो गए, बावल खत्म हो गए। आवल बावल की ये जो संधि है इसी को कहते हैं आवल बावल की संधि। जहां तक आवले के पेड़, आवल के पेड़ वहां तक मेवाड़, और जहां से बावल के पेड़ शुरू वहां से मारवाड़, और बीच में सीमा का निर्धारण करती है सोजत पाली। ये जो यह संधि हो जाती है, और इसके बाद में जो है ये संधि आवल बावल की संधि में ही सीमा का निर्धारण किया जाता है। सोजत पाली को सीमा बनाई जाती है मारवाड़ और मेवाड़ की, सोजत पाली को मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा बनाई जाती है, इसको सीमा बनाया जाता है, ठीक है, मेवाड़ और मारवाड़ की। और कुंभा जो थे इनके एक पुत्र हुआ करता था जिनका नाम था रायमल, और इधर जो अपने जोधा जी थे इनकी एक पुत्री हुआ करती थी जिनका नाम था श्रृंगार देवी। जोधा के पुत्र का नाम था रायमल, रायमल, और कुंभा के पुत्र का नाम था रायमल, और जोधा की पुत्री का नाम था श्रृंगार कुंवरी,
श्रृंगार कमरी, इन दोनों का आपस में विवाह कर दिया जाता है। अब फिर से संबंध हो गए ना अच्छे वाले, विवाह संबंध हो गया तो इनके बीच में वैमनस्य खत्म हो गया। और अब जो है श्रृंगार देवी का विवाह कर दिया जाता है रायमल के साथ में। रायमल जो कि कुंभा का पुत्र था और श्रृंगार देवी जो कि जोधा की पुत्री थी। इस प्रकार से ये जो आंवल बांवल की संधि जो कि कुंभा और जोधा के बीच में होती है, और इस संधि में मध्यस्थता की थी हंसाबाई ने। हंसाबाई जो कि आपको पता ही है कि मेवाड़ की राजमाता हुआ करती थी। मेवाड़ की राजमाता हंसाबाई ने इस संधि में मध्यस्थता की थी। और इसके बाद में हम एक बार फिर से थोड़ा पीछे चलकर देखते हैं कि जो मारवाड़ कुंभा जी जो हैं वो एक आक्रमण भी करते हैं, जिसका नाम सारंग नामक स्थान पर ये एक युद्ध भी लड़ते हैं, जिसे सारंगपुर का युद्ध कहते हैं। ये जो सारंगपुर का युद्ध है इसके बारे में देखते हैं कि ये क्या घटना है। तो इससे मिटा देता है। अब देखिए सारंगपुर का युद्ध, सारंगपुर का युद्ध। सारंगपुर का जो युद्ध है ये होता है 1437 ईस्वी में। 1437 ईस्वी में सारंगपुर का युद्ध होता है। और सारंगपुर का जो युद्ध है ये होता है कुंभा और सामने से थे महमूद खिलजी। महमूद खिलजी और कुंभा के बीच में सारंगपुर का युद्ध होता है 1437 ईस्वी में। अब जब 1437 ईस्वी में यह सारंगपुर का युद्ध होता है तो इसमें होता यूं है कि कुंभाजी जो है वो विजयी रहते हैं और ये महमूद खिलजी जो है वो इस युद्ध में हार जाते हैं। अब जब महमूद खिलजी इस युद्ध में हार जाते हैं और कुंभा इस युद्ध में जीत जाते हैं तो सीधी सी बात है कि अपनी जीत की खुशी में कुछ ना कुछ तो ये करेगा ही करेगा। तो कुंभा करता यूं है कि चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है उस चित्तौड़गढ़ दुर्ग में एक विजय स्तंभ का निर्माण करवाता है, मतलब एक टावर की तरह बनाता है, एक मीनार बनाता है। विजय स्तंभ आपने देखा ही होगा, चित्तौड़ के भीतर आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो चित्तौड़गढ़ देखना चाहिए, क्योंकि वो एक हमारी शौर्य की गाथा को बयां करता है। वो एक युद्ध की विजय के बारे में बताता है हमें, वो हमें उत्साह से प्रेरित करता है, इसलिए इस विजय स्तंभ के बारे में आपको देखना चाहिए। तो विजय स्तंभ का निर्माण करवाता है कुंभा, कहां पर करवाता है? विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवाता है। विजयी रहता है और विजय स्तंभ का निर्माण करवाता है। विजय स्तंभ का निर्माण करवाते हैं, विजय स्तंभ के निर्माण करवाते हैं कुंभा। और इस विजय स्तंभ के बारे में हम संपूर्ण जानकारी जब कल्चर की क्लासेस लेंगे तो उसमें देंगे, लेकिन एक बार आप यहां पर भी देख लीजिए कि ये जो विजय स्तंभ है उसके बारे में क्या क्या हमें देखना चाहिए। तो विजय स्तंभ के जो वास्तुकार थे उनका नाम था नाप्पा, पोम्मा और पुंजा। वास्तुकार थे नाप्पा, पोम्मा और पुंजा। ये तीन लोग जो थे इसके वास्तुकार थे, मतलब डिजाइनर थे जो इसका रूपरेखा इन्होंने तैयार की थी। अब जब विजय स्तंभ यहां पर बनाया जाता है तो विजय स्तंभ जो है वो एक 9 मंजिला इमारत है। इसकी ऊंचाई जो है 9 मंजिला ये खड़ी है, जैसे अपनी बिल्डिंगें होती है ना वैसे 9 मंजिल इसकी मंजिल है, ठीक है। और इसको विष्णु ध्वज भी कहा जाता है। इस विजय स्तंभ को जो है विष्णु ध्वज भी कहते हैं। विष्णु ध्वज कहने के पीछे इसके सीधा सा कारण यह है कि इसके चारों तरफ जो है भगवान विष्णु की मूर्तियां लगी हुई हैं, भगवान विष्णु की मूर्तियां का अंकन किया गया है। और ये जो विजय स्तंभ है ये भगवान विष्णु को समर्पित है। और इस विजय स्तंभ की जो तीसरी मंजिल है ना, जैसे नीचे से चढ़ते हैं तो तीसरी मंजिल जब आती है तो इस तीसरी मंजिल पर अरबी भाषा में 3 बार अल्लाह लिखा हुआ है, अल्लाह शब्द लिखा हुआ है इस विजय स्तंभ पर तीसरी मंजिल पर, ठीक है। और यह हो गया विजय स्तंभ के बारे में। अब विजय स्तंभ के बारे में एक और फैक्ट ऐसे भी है कि विजय स्तंभ राजस्थान की पहली ऐसी इमारत है जिस पर की डाक टिकट जारी किया गया था। यह बात आपको फैक्ट में जरूर याद रखनी चाहिए कि इस पर जो है 1949 में प्रथम बार, ये प्रथम राजस्थान की प्रथम ऐसी इमारत है जिस पर डाक टिकट जारी किया गया था 1949 ईस्वी में। 1949 ईस्वी में विजय स्तंभ पर प्रथम इमारत है जो कि राजस्थान की, इस पर डाक टिकट जारी किया जाता है, ठीक है दोस्तों। यह हो गई विजय स्तंभ की बात, सारंगपुर के युद्ध की बात और आंवल बांवल की संधि की बात। अब हम देखते हैं कि कुंभा जब शासक बनते हैं तो और भी काम ये करते हैं। कुंभा जब शासक बनते हैं तो उस टाइम में ये जो अपना नागौर का क्षेत्र पड़ता है ना, नागौर का जो क्षेत्र पड़ता है, नागौर के शासक हुआ करते थे जिनका नाम था फिरोज खां।
नागौर के शासक थे फिरोज खां। नागौर के शासक फिरोज खां जब इनकी मृत्यु हो जाती है फिरोज खां की, तो नागौर में एक उत्तराधिकार संघर्ष छिड़ जाता है, जिनमें से एक का नाम था शम्स खां और एक का नाम था मुजाहिद खां। मुजाहिद खां, शम्स खां और मुजाहिद खां के बीच जब उत्तराधिकार संघर्ष छिड़ जाता है, ये दोनों चाचा भतीजे थे और एक दूसरे के सामने दगड़ बांधने लग जाते हैं, ठीक है ना। ये कहता है कि शासक मैं बनूंगा, ये कहता है कि मैं शासक बनूंगा। ये मुजाहिद खां जो था वो चाचा था और ये शम्स खां जो थे वो भतीजे थे, ठीक है। दोनों काके और भतीजे में बनती नहीं और एक दूसरे के सामने दगड़ फेंकने शुरू कर देते हैं, ठीक है। जब ये फिरोज खां मारे जाते हैं, जब ये दगड़ फेंकने शुरू कर देते हैं तो कुंभा इनमें इंटरफेयर करता है और शम्स खां, ये जो शम्स खां हैं, ये इसकी सहायता करते हैं इधर से कुंभा जी। अब कुंभा किसी की सहायता करे तो मुजाहिद खां की क्या औकात है कि वो शासक बन जाए। कुंभा इसको शासक बनाते हैं यहां पर शम्स खां को, और शम्स खां को कहता है कि तू टाइम टू टाइम कर पहुंचाते रहना अपने मेवाड़, ठीक है ना। कर पहुंचाने के लिए बोलते हैं इस शम्स खां को। शम्स खां को कहता है कि तू टाइम टू टाइम कर देते रहना। और इसके बाद में ये मुजाहिद खां को यहां से गद्दी से हटाते हैं नागौर की, और शम्स खां को शासक बना देते हैं कुंभा। अब जब कुंभा शासक बना देते हैं शम्स खां को, जब शम्स खां थोड़े दिनों तक शासक करता है और रेवेन्यू वगैरह आता रहता है, तो इसको भी लगता है कि यार हम क्यों दें कुंभा को, कराई क्या है, हम तो शासक बन गए ना। क्योंकि थोड़ी सी पावर जब किसी के हाथ में आ जाती है तो वो भी उड़ने लगता है। पता है क्या आपको, जब ये उड़ने लग गया तो ये कर देना बंद कर देता है। कर जब देना बंद कर देता है तो ये कुंभा इस पर वापस अटैक करता है, क्योंकि कुंभा की ताकत को भी नकारना नहीं चाहिए। कुंभा इस पर अटैक करता है और अटैक करने के बाद में ये शम्स खां को यहां से वापस पराजित कर देता है। ये बात हो गई नागौर में कुंभा के इंटरफेयर की, कि कुंभा जो है किस प्रकार नागौर पर अधिकार करता है और किस प्रकार नागौर में ये जो शासक शम्स खां को बनाता है, मुजाहिद खां को वहां से हटाता है। सारंगपुर के युद्ध के बारे में हमने बात की, चित्तौड़ के विजय स्तंभ के बारे में बात की, और बावल की संधि के बारे में बात की, किस प्रकार जो है कुंभा शासक बनते हैं। और इन सभी बातों की आज हमने चर्चा की। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं, और आगे की जो बात है वो हम कला संस्कृति में भी कुंभा का बहुत सारा योगदान रहा है, और इन्होंने जो जो युद्ध लड़े थे उनके बारे में हम आगे की कक्षाओं में जानकारी लेंगे दोस्तों। तो आज हम यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप कमेंट बॉक्स में इसके बारे में अपनी राय दे सकते हैं दोस्तों। तो जय हिंद दोस्तों।